प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। लास्ट 20 क्वेश्चन हमारे पास रिमेनिंग है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन चैप्टर नंबर 4 इंशाल्लाह ये आज के लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाएंगे हमारे। द क्वेश्चन नंबर 31 इज ऑन 31st October 2019 a business pays annual insurance premium of rupees 600,000. What is the prepayments एट द एंड ऑफ द ईयर? और अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? ये बड़ा सिंपल सा इजी सा क्वेश्चन है कि जब एनुअल पेमेंट्स हैं तो आपने इस पेमेंट्स को डिवाइडेड बाय 12 कर देना है। डिवाइड बाय 12 करने से ये पर मंथ आ गई है। अच्छा, अब मैंने ना जाकर 31 अक्टूबर से 31 दिसंबर को नहीं देखना। ऑलराइट, अगर सपोज आप इस तरह से भी चलो तो नेक्स्ट 31 अक्टूबर तक की आपने पेमेंट की हुई है, तो यहां पर अब अक्टूबर ने खुद नहीं शामिल होना, क्योंकि 1 अक्टूबर होता तो अक्टूबर शामिल हो जाता। अब अक्टूबर इधर शामिल नहीं होना हमारे ईयर 2019 में। तो इस साल आपने जस्ट नवंबर एंड दिसंबर की पेमेंट्स की हैं। फॉर 2 मंथ्स आप लोगों ने पेमेंट्स की हैं, ऐसे ही है ना? तो रिमेनिंग 10 मंथ्स वो आपके प्री पेमेंट के तौर पे चले जाएंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय 10 500,000 को जाके आपने टिक कर देना था। बात क्लियर? अच्छा, यहाँ पे अगर पूछता व्हाट इज द अमाउंट चार्ज्ड इन स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम एज एन एक्सपेंस, तो हम मल्टीप्लाइड बाय 2 करते हैं, तो 100,000 हमारे पास एज एन इंश्योरेंस एक्सपेंस चला जाता। क्लियर? कोई इशू? इंश्योरेंस ने 7 नवंबर 2019 और 31 दिसंबर 2019 की निकालो, प्रीपेड कितना होगा? 300 क्या अगर 31 अक्टूबर की 7 नवंबर हाँ ठीक है। देखो, हम लोगों ने बेसिकली देखना होता है कि ये कब तक की इंश्योरेंस है। अब ये भी जरूरी नहीं है कि मैंने 31 अक्टूबर को ही पे की हो, मैंने 1 नवंबर को ही पे की हो, ये जरूरी नहीं है। 4th 5th 8th 10th नवंबर हो सकता है। हमने ये देखना होता है कि कब तक की ये पेमेंट की गई है, कि नेक्स्ट इंश्योरेंस ड्यू कब जाके होनी है। वो लास्ट डेट है मेरे पास 31 अक्टूबर 2020। तो भाई आगे प्रीपेड तो 10 मंथ्स है ना, हम मल्टीप्लाइड बाय 10 ही करते हैं। ओके, अब ऐसा नहीं है कि हम उसको मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज करेंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32। अगर यहाँ पर नहीं बेटा, बेसिकली अब ये देखो, अकाउंटिंग ईयर के मंथ्स के ना मिड पे नहीं जाता कि 7 नवंबर 8 नवंबर 8 अक्टूबर, ऐसा नहीं होता। या तो अक्टूबर का स्टार्ट होगा या अक्टूबर का एंड। टेस्ट में बेटा वो पेमेंट डेट है, पेमेंट डेट कुछ भी हो सकती है। और वहां पर भी सिर्फ एक ही ऐसा क्वेश्चन है टेस्ट में जिसने आपको कंफ्यूज किया होगा। उसकी बेसिकली रिवर्स कैलकुलेशन करनी थी, उसको स्टार्ट से नहीं आगे लेके जाना था, उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करते हैं तो आपके 3 मंथ्स बनते हैं। नवंबर एंड दिसंबर नहीं बनता वो, जस्ट आप लोगों ने वहां पर अपने मंथ्स पूरे करने थे, तो करंट ईयर में 3 मंथ्स उसके आ रहे थे उस टेस्ट में। और पेमेंट है, देखो जैसे मैंने आपसे कहा है इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग पे करते हैं, तो देखो नेक्स्ट सपोज के अगर आपके पास अक्टूबर के मंथ का बिल हो, पे तो नवंबर में करोगे, लेकिन है तो अक्टूबर का ही ना। कब तक का है? हम लोग अज्यूम करते हैं अक्टूबर के एंड तक का, नवंबर की किसी भी डेट में जाके पे कर रहे होते हैं, उससे नहीं फर्क पड़ता। ओके अच्छा, नेक्स्ट देखें 32। XYZ Limited receives interest of rupees 100,000 on bank deposit for the month of December 2011 on 3rd January 2011। अब ये बिल्कुल अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल वाली बात हुई, लेकिन सिर्फ फर्क क्या है, वो एक्सपेंस था और ये इनकम। भाई है तो दिसंबर का इंटरेस्ट ना, इनकम दिसंबर की तो दिसंबर में ही रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन क्या 31 दिसंबर को आप लोगों को ये इनकम रिसीव हुई? क्या इनकम रिसीवेबल नहीं है? तो 31 दिसंबर को आपकी इनकम रिसीवेबल बनेगी, और जो कि 3rd जनवरी को आपको रिसीव हो चुकी है।
ऑलराइट, तो क्या कहता है XYZ Limited has an accounting year end 31st December, what would be the accounting entry for such transaction? भाई 31st दिसंबर को आप लोगों ने अकाउंटिंग ईयर एंड एंट्री रिकॉर्ड करनी है। इनकम अपनी बनाओगे लेकिन साथ में इनकम रिसीवेबल रिकॉर्ड करोगे। तो इनकम रिसीवेबल का दूसरा नेम क्या था हमारे पास? एक्रूड इनकम डेबिट हो जाएगी और इंटरेस्ट इनकम अकाउंट क्रेडिट। अब यहाँ पे देखें भाई प्रीपेड तो ये है नहीं ना, आपने तो अभी तक रिसीव ही नहीं की। और इसको 12 कर दो, 3 जनवरी 2012 कर रहे हैं इसको। ओके अच्छा, ये 2012 हो गया, ये मिस्टेक थी, इसको ठीक कर लेना। और साथ में अब देखिए अभी प्रीपेड तो है नहीं, कैश आया नहीं, तो कैश डेबिट नहीं होगा। और यहाँ पर आ जाएगा इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट एंड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। ओके XYZ लिमिट। अच्छा यहाँ पर सेम क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये भी 2012 कर लें। कहते हैं व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री वन सब्सिक्वेंटली 3 जनवरी को जब अमाउंट रिसीव करोगे तब एंट्री क्या रिकॉर्ड करोगे? तो ये तो कंफर्म है कि कैश ने डेबिट हो जाना है, लेकिन बेटा इससे पहले आप लोगों ने डेबिट किसको किया हुआ था? अब रिसीवेबल जाकर क्रेडिट हो जाएगा, ऑप्शन बी। ओके 34 ABC लिमिटेड रिसीव्स एडवांस रेंट रिसीव किया तो मेरी लायबिलिटी बन जानी है। फिर फ्रॉम इट्स टेनेंट ऑफ रुपीज ऑन 31st December in respect of office rent for the following year, ABC Limited has an accounting year and what accounting entry is to be passed in his year? अब देखें 31st दिसंबर को 1 मिलियन रिसीव किया, लेकिन वो 1 मिलियन बेसिकली अगले साल का था, फॉलोइंग ईयर मतलब जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है उसके लिए था। तो जो ईयर क्लोज हो रहा है क्या उसके लिए कोई इनकम है? अच्छा सिंपल सी बात थी भाई, कैश रिसीव किया तो कैश तो डेबिट करो, ABC तीनों। लेकिन ये इनकम है लेकिन नेक्स्ट ईयर की है, तो इस ईयर के लिए ये आपके पास बनेगी अनअर्न्ड इनकम। ऑलराइट, तो ये आप लोगों ने जाके या इनकम इन एडवांस, तो एडवांस रेंट और ये लायबिलिटी के तौर पे जाएगा। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है? एक्रूड रेंट क्रेडिट एंड रेंट इनकम। रेंट इनकम तो हो नहीं सकती। अच्छा एक्रूड मतलब कि हमारे पास, हाँ तो यहाँ पर ये आएगा हमारे पास एक्रूड रेंट और ये हमारी लायबिलिटी बनेगी, ऑप्शन ए। क्लियर? 35 अच्छा बिल्कुल सेम ऊपर वाला क्वेश्चन, व्हाट वुड बी द अकाउंटिंग एंट्री इन द फॉल नेक्स्ट ईयर में जाके क्या एंट्री? अब इनकम बन चुकी है लेकिन रिसीव नहीं गई, तो फिर वो जो आप लोगों ने एडवांस इनकम क्रेडिट की थी पिछले साल उसको इस साल में आकर डेबिट कर दोगे और इनकम को, ये आपका बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ओके क्वेश्चन 36 सबको सही से समझ आ रही है? F Limited year end is on 1st January 2016. Organization took out a loan of rupees 100,000 with annual interest of, the interest is payable in equal installment on the first day of April, July, October and January in area. How much should be charged to profit or loss for the year ending 31st September 2000, and how much should be accrued on the statement of? अब यहां पर देखें भाई, सबसे पहले चार्ज टू प्रॉफिट और लॉस काउंट। अब कितना आ जाएगा? 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 12% एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो लोन किस दिन लिया, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 2016 में कितने मंथ्स आ जाते हैं? 9 बाय 12
तो ये आ जाएगा टोटल जो आप लोगों का इंटरेस्ट एक्सपेंस बनता है ना, वो 9,000 का बनेगा। अब 9,000 में देखो तो ऑप्शन ए गलत हो गया और ऑप्शन, अब यहां पर वो कहता है कि किसी किस्म का कोई अक्रूवल नहीं है। तो आप लोगों ने ये देखना है मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हुआ, क्या मैंने 30 सितंबर को कोई इंटरेस्ट की पेमेंट की, ये देखो, या तो मैंने जुलाई को की हुई है या मैंने अक्टूबर में की हुई है, क्या मैंने सितंबर में की, तो भाई अक्रूवल बनता है। जब बनता है तो फिर बी को टिक करो। ओके, अच्छा अब कितनी अमाउंट का बनता है, देखो भाई मैंने जाके 1 जुलाई को पे किया, तो मैंने जुलाई से पहले जून तक का पे कर चुका हूं, 1 डे ऑफ जुलाई, तो बेसिकली मैं जून तक का पे कर चुका हूं। जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने अभी तक पेमेंट नहीं की। जुलाई, अगस्त, सितंबर मैंने अभी तक उसकी कोई पेमेंट नहीं की। जो मैंने पे करनी थी 1 अक्टूबर को, 30 सितंबर को तो अक्टूबर नहीं आ जाएगा ना, 30 सितंबर के लिए तो ये 3 मंथ्स अनपेड है, तो वो अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे। तो इसको जब आप लोग मल्टीप्लाइड बाय 3/12 करो तो आंसर आएगा ओके हो गया। तो पर क्वार्टर जो आप लोग पेमेंट कर रहे हैं ना, वो आप 3,000 रुपीज की कर रहे हैं। क्लियर है ये बात, जो कि आज आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्लोज कर रहे हो, इवन के कल आपने पे कर देना है, लेकिन आज के लिए तो लाइबिलिटी है ना, आज की लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी। ओके, अच्छा अक्सर बच्चों को यही लगा था कि कल तो हम लोगों ने पे कर देना है, तो आज हम लाइबिलिटी क्यों बनाए, तो वो कहते हैं शायद नील अमाउंट जाएगी। नहीं भाई, जब कल पे करेंगे तो लाइबिलिटी को खत्म करेंगे, आज के लिए अभी लाइबिलिटी मौजूद है। ओके, बस करंट लाइबिलिटी में चला जाएगा। आप ये देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनी है 30 सितंबर तक, 30 सितंबर को पे किया या नहीं, यस और नो, नो लाइबिलिटी है, क्योंकि आपको पे करना चाहिए था। ओके, हाँ अगर 35, हाँ 12 बजे तक 31 सितंबर को ही पे कर देते तो फिर किसी किस्म की कोई लाइबिलिटी नहीं थी, क्योंकि जितना बनता था इंटरेस्ट उतना ही पे कर चुके हैं हम लोग। ओके, 37, on first day of month 1 a business had prepaid insurance of rupees, on the first day of month it paid in full the annual insurance invoice of rupees to cover the following year, following मतलब आने वाला, अब जो नेक्स्ट मतलब फ्यूचर की बात करता है, नेक्स्ट ईयर, the amount charged in profit or loss and the amount shown in the statement of financial position at the end is, अच्छा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अमाउंट जाएगी, यस और नो, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जाएगी। अच्छा एज एन एसिड जाएगी या लाइबिलिटी जाएगी, एसिड है, एक्रूवल्स है या प्रीपेड है, चलो ये तो कंफर्म हो गया, उसने भी प्रीपेड लिखा हुआ था, प्रीपेड है। अच्छा ये जो प्रीपेड है, अब देखें 36,000 आपने एनुअल इंश्योरेंस पे की, तो आप इसको डिवाइडेड बाय 12 करो, तो आपकी पर मंथ इंश्योरेंस आ जाती है 3,000 मल्टीप्लाइड बाय, अब ये देखिए फर्स्ट डे ऑफ मंथ 8, फर्स्ट, तो मंथ 8 बेसिकली करंट ईयर में ही है। ओके, तो आप लोगों ने नेक्स्ट ईयर 7 मंथ्स के एंड तक इंश्योरेंस पे की हुई है, ऐसे ही है ना, तो ऐसा नहीं है जैसे 7 मंथ्स का प्रीपेड है तो 7 × 3, तो 21 सिर्फ यहां पे मौजूद था, तो जाकर ऑप्शन सी को टिक कर लें। ओके, अब अगर हम बात करें 25,000 की, तो ये प्रीपेड जो 10,000 का था, ये 10,000 सारे का सारा इसी साल यूटिलाइज हो गया, प्लस 36,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 8th 9th 10th 11th 12th 5 मंथ यहां से आ जाएंगे, 5 3 15,000 जमा 10,000 25,000। ओके हो गई बात, क्लियर। 38
an entity draft accounts for the year to 31st October 2000 report a loss of rupees 1। अब देखिए लॉस है ये, तो बहुत ज्यादा केयरफुल रहना था, इसको 1486 सिर्फ नहीं लिखना था, इसके साथ नेगेटिव का साइन मतलब ब्रैकेट्स में लिखना था इसको, और कैलकुलेटर में भी जब ये लिखना था इससे पहले नेगेटिव का साइन लगना था। ऑलराइट, अदरवाइज आपके सारे कॉन्सेप्ट गलत हो जाने थे। अब आपने जाकर सिर्फ एक्रूअल्स एंड प्री पेमेंट्स के एडजस्टमेंट्स को देखना है। क्या कहता है, व्हेन द असिस्टेंट अकाउंटेंट prepared the accounts, she did not include an accrual of rupees and a prepayment of rupees। अच्छा मैंने अब did not include, अच्छा ये एक इजी कॉन्सेप्ट है कि एक चीज लिखनी थी और आपने लिखी ही नहीं, ये मुश्किल है कि लिखनी थी और गलत लिख दी, ये मुश्किल कॉन्सेप्ट है कि आपने पहले उस गलती को भी ठीक करना है, जो नहीं लिखा उसको भी रिकॉर्ड करना है। अब ये तो इजी था, इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि भाई आप किसी एक साइड पे चले जाओ, ग्रेटर साइड पे चले जाओ, उसमें से स्मॉलर साइड को माइनस कर दो, तो बेसिकली आप लोगों का प्रीपेड बन जाएगा, मतलब इसमें से 834 माइनस कर दें तो देखो क्या वैल्यू बाकी बचेगी, 791। अच्छा ये 791 अब आपका क्या बन गया, अब सिर्फ इसका सोचना है और 791 का ही सोचना है। ये बात समझ आ गई। अच्छा अब क्या पढ़ा था एक्रूवल्स के लिए, कि एक्रूवल्स आपके कैश पेड जो एक्सपेंसेस होते हैं उसको इंक्रीज करते हैं, और आपने इंक्रीज नहीं की है, जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो आपने अपने एक्सपेंसेस को इंक्रीज, बात सुन लेना, एक्सपेंसेस को इंक्रीज करो तो प्रॉफिट, तो जाओ ये समझो जैसे प्रॉफिट है, अब इसने जाके कम हो जाना था 790, तो कम कम बेसिकली ज्यादा हो जाएगा, प्रॉफिट ने कम होना है, लॉस ने इंक्रीज हो जाना, ये दोनों ऐड हो रहे थे, नेगेटिव नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो दोनों ने ऐड हो जाना था, तो आपका आंसर बनना था a loss of rupees 2277। क्लियर। अब बच्चे पता है यहाँ पे क्या मिस्टेक करते हैं, ऊपर वाले को पॉजिटिव छोड़ देते हैं, इस वजह से वो भाई ऊपर प्रॉफिट होता तो उसको पॉजिटिव छोड़ते हैं, तो प्रॉफिट जरा कम हो जाता, लॉस है तो लॉस ने इंक्रीज कर जाना है। क्लियर क्लियर। 39 draft year end accounts were prepared without adjusting prepayments of rupees। कहता है what is the adjustment, when the adjustment is made which of the following would affect thereof। भाई अगर आप एडजस्टमेंट करोगे प्री पेमेंट से आपके एक्सपेंसेस कम हो जाएंगे, आपका प्रॉफिट 970 से इंक्रीज हो जाएगा, और वहां से आपके करंट एसेट्स में आपकी प्री पेमेंट्स की वजह से आपके करंट एसेट का बैलेंस भी इन्होंने क्या कुछ कहा, प्रॉफिट इंक्रीज, ये बात सही है, क्योंकि इसकी वजह से एक्सपेंसेस कम होने से प्रॉफिट इंक्रीज होना था, तो प्रॉफिट डिक्रीज वाला कॉन्सेप्ट तो कैंसर। अच्छा प्रॉफिट इंक्रीज, इसकी वजह से दूसरा इफेक्ट, भाई लायबिलिटी नहीं है, प्री पेमेंट्स हैं, तो भाई लायबिलिटी है नहीं, इसलिए ये गलत। एसिड्स, तो एसिड्स में डिक्रीज नहीं है, प्री पेमेंट लिखेंगे तो एसिड्स में ऑप्शन सी, इस तरह से जाके सॉल्व किया करो। बात क्लियर। 40 entity prepare the draft year end accounts but did not adjust these for a prepayment of 1500 and accruals of rupees। तो बेसिकली 400 जब इसमें से लेस किया तो बाकी आपके पास बच गया 11, अब प्री पेमेंट्स हैं 1100 की। अच्छा, तो आप लोगों के नेट एसिड्स की वैल्यू, नेट एसिड्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी बाय, तो 1900 वाला गया, ओके, रिड्यूस नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा, सी ऑप्शन, और प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर।
Company pays rent quarterly in arrears on January, April, July, and October 1st each year. The rent was increased from 90,000 per year to 120,000 per year as from 1st October 2012. What rent expense and accruals should be included in the company's financial statement for the year ending 31st January 2013? अच्छा, अब यहाँ पे देखो भाई, मैंने पहला रेंट कब पे किया? तो 2013 1 जनवरी को भी तो रेंट पे किया होगा, और इन एरियर्स है तो कौन से टाइम पीरियड के लिए पे किया होगा? जनवरी से पहले। तो जब मैं 31 जनवरी पे पहुंचा तो 1 मंथ का रेंट एक्रूवल्स है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि 1 मंथ का रेंट कितना बनेगा न्यू रेंट के मुताबिक, डिवाइडेड बाय 12। तो 1 मंथ का रेंट क्या बना? इन दोनों में से किसी एक ने ठीक होना है। क्लियर? अब देखते हैं कि हमारे पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, तो जब एक्सपेंस की बात की तो 90,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय, कब आया इंक्रीज? 1 अक्टूबर को। तो अक्टूबर से पहले पहले सितंबर, सितंबर तक तो 90,000 था ना, और सितंबर तक कितने मंथ? प्लस 120,000 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1 अक्टूबर से, सॉरी ये 8 हो जाएगा क्योंकि ये 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है, और 120,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 1 अक्टूबर से 31 जनवरी तक, ये 4 मंथ्स बन जाएंगे। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा? बी ऑप्शन। ओके, बात क्लियर? अच्छा, इसको 9 और 3 करें तो ऑप्शन सी बन जाता है फिर, जबकि 9 3 नहीं होगा, हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड 31 जनवरी है। तो 1 फेब से 1 अक्टूबर तक आओ तो 8 मंथ्स यहाँ पे मिल गए। 1 अक्टूबर से अगर हम लोग 1 जनवरी 2013 तक जाए 31 जनवरी, तो 4 मंथ्स हमें वहां पे मिल जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। किसी को कोई इशू? ऑल क्लियर? क्वेश्चन 42। At 31st March 2012, company had oil in hand to be used for heating costing rupees। अब ये ऐसे समझ लें जैसे प्रीपेड था, एक एसिड हमारे पास पहले से मौजूद है यूज करने के लिए। फिर एंड अनपेड हीटिंग बिल ऑफ रुपीज। अब ये आपके पास एक किस्म का आपके पास रॉ मटेरियल समझ लें कि एक मौजूद है, इसके अगेंस्ट जो हम लोगों ने पेमेंट करनी है ना 3600 की लायबिलिटी भी हमारी मौजूद है, मतलब ऑयल के सप्लायर को 3600 रुपीज हमने पे भी करना है। कहते हैं 31 मार्च 2000 हीटिंग ऑयल इन हैंड वाज रुपीज, जबकि क्लोजिंग मेरे पास 9300 लीटर्स ऑयल मौजूद है, सॉरी रुपीज आ गए, रुपीज का ऑयल मौजूद है। एंड देयर वाज एन आउटस्टैंडिंग हीटिंग बिल ऑफ रुपीज 3200 रुपीज। कहते हैं प्री पेमेंट्स मेड फॉर हीटिंग ऑयल ड्यूरिंग द ईयर एंड 31 मार्च 2013 टोटलिंग रुपीज। अच्छा, ये 3200 कहते हैं जो पेमेंट्स हम लोगों ने की है ना इसके लिए, वो 34,600 की। कहते हैं बेस्ड ऑन दिस फिगर व्हाट अमाउंट शुड अपीयर इन कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर हीटिंग ऑयल फॉर द ईयर। अच्छा, अब इसके लिए क्या रूल होता है? सबसे पहले तो आप इसके सप्लायर का अकाउंट बनाओ, हीट ऑयल सप्लायर्स अकाउंट, कि भाई मैंने ड्यूरिंग द ईयर इससे परचेजेस कितने की है। यहां से देखो मैंने इसके कितने पैसे देने थे फ्रॉम द बिगनिंग, एट द एंड ऑफ द ईयर मैंने इसके कितने पैसे देने हैं, कितने पैसे मैंने इसको ड्यूरिंग द ईयर पे किए 34। तो मैंने हीट एंड ऑयल परचेज कितना किया होगा ड्यूरिंग द ईयर,
कितने रुपीज की मैंने इसे परचेजेस की होंगी। अब यहां से जाके इसकी क्लोजिंग कर लें 37,800 क्या किसका ओपनिंग। सबर करो ना भाई, सप्लायर के अकाउंट में ओपनिंग क्या करने जाएगा 8200 का। सप्लायर को पे तो बस 3600 करना था ना। सर कंपनी का कंपनी के ओपनिंग है। दो डिफरेंट अकाउंट्स हैं ये, दोनों को मर्ज नहीं करना। नहीं नहीं मार भाई, ये एक एसेट है, एक लायबिलिटी है। सप्लायर्स अकाउंट को अलग रखो और अपने स्टॉक के अकाउंट को अलग रखो। ओके, मतलब अपनी परचेजेस का अकाउंट अलग से रखो। अब यहां पे देखो परचेजेस, ये 37,800, ओपनिंग 3600, इसमें से माइनस करो 34,200। ड्यूरिंग द ईयर जो मैंने ऑयल परचेज किया है अपने सप्लायर से वो ये है। ओके, अब मेरे पास ओपनिंग में 8200 रुपीज का ऑयल मौजूद था। अब ऑयल का अकाउंट बनाओ, ऑयल अकाउंट। स्टार्ट में ओपनिंग 8200, ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज कितने का किया 34,200। तो मेरे पास टोटल ऑयल कितना मौजूद है यूज करने के लिए, इन दोनों को ऐड करें तो ये 42,400। इतने का ऑयल मेरे पास मौजूद है यूज करने के लिए। लेकिन क्या मैंने सारे का सारा यूज किया, नहीं, इसमें से कुछ ऐसा है जो मेरे क्लोजिंग में मौजूद है। कितना, ये 9300, सॉरी 93, हाँ इधर 42,400 में से ये माइनस कर दो। तो जो मैंने एक्सपेंस के तौर पे यूज किया होगा वो 3,300। ये ऑयल मैंने यूटिलाइज किया। ओके, मतलब ये बिल्कुल ऐसा ही है कि भाई कोई भी इस किस्म की चीज अपने पास एज्यूम कर लो जो आप लोग मतलब डेली लाइफ में एज एन एक्सपेंस कर रहे थे, उसका ओपनिंग आपके पास मौजूद था। मतलब आप ये देखो ना कि भाई गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवाते हैं, एक्सपेंस है हमारा। अच्छा, इससे पहले मुझे पता है कि उस जो ऑयल टैंक है गाड़ी का, उसमें मैंने 5,000 रुपये का पेट्रोल रखा हुआ है, या इसी के मुताबिक करते हैं कि 8200 रुपीज का ऑयल उसमें मौजूद है। तो आप ऐसे समझ लें जैसे अकाउंटिंग ईयर जिस दिन एंड हुआ ना उसी दिन रात को मैंने टैंकी में 8200 रुपीज का ऑयल किया। लेकिन क्या वो उसी अकाउंटिंग ईयर के लिए था, ऐसा नहीं है जैसे अगले दिन। अच्छा, मोबाइल का बैलेंस देख लो, जो आपके मोबाइल में बैलेंस मौजूद होता है, आपकी प्रीपेड सिम है ना। अच्छा, अब आप पैकेज लगाते हो और पैकेज वो आपका लगा सपोज के 1200 रुपए का, वो क्या आने वाले मंथ्स के लिए नहीं है। और सपोज आपने पैकेज लगाया है अकाउंटिंग ईयर एंड के लास्ट डेट पर, क्या उसी मंथ्स के लिए वो आपका एक्सपेंस बनेगा, अगले के लिए ना। प्रीपेड है ना, वो प्रीपेड 8200 रुपीज का मौजूद था। बात क्लियर। अच्छा, ड्यूरिंग द ईयर फिर आपने कुछ ना कुछ मजीद पैकेजेस लगाते रहे, उनको पे करते रहे और इस किस्म की चीजें। एंड ऑफ द ईयर आपके मोबाइल में 9300 रुपीज का बैलेंस मौजूद था। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि भाई आपने फॉर द ईयर या फॉर द मंथ एक्सपेंस किया कितना है। तो आप ओपनिंग और क्लोजिंग के साथ ये देखेंगे ना कि ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेजेस कितने की। और ये परचेजेस अब डायरेक्ट उसने बताई नहीं थी कि भाई मैंने ड्यूरिंग द ईयर ऑयल परचेज कितने का किया। तो उसने कहा मेरे भाई सप्लायर अकाउंट से पूछ लो। तो सप्लायर के लिए भी उसने ओपनिंग और क्लोजिंग बताए, साथ में ड्यूरिंग द ईयर जो उसको मैंने पे किया वो वहां से बैलेंसिंग अमाउंट ऑयल परचेज आएगा कि मैंने कितना ऑयल परचेज किया, और वो अमाउंट जाएगी मेरे दूसरे अकाउंट, और वहां से मुझे पता चलेगा कि मैंने ऑयल यूटिलाइज कितना किया है। क्लियर, दोनों अकाउंट्स को अलग अलग रखें। अब समझ आ गई सब बच्चों को। नेक्स्ट देखें,
Question 43. A company has sublet parts of its offices and in the year end 30th November 2000 the rent receivable was, और ये अब rent receivable है, until 30th June 2013 8400 per year, from 1st July 2013 ₹12। अच्छा ये है हमारे पास हमारा जो रेंट एक्सपेंस था, has sublet part of it, तो ये रेंट इनकम है क्योंकि हम लोगों ने सबलेट किया हुआ है उसको। सबलेट करने का मतलब पता है, खुद वो बिल्डिंग उधार पे ली हुई है, उस रेंट पे ली हुई है, आगे किसी और को रेंट पर दे दी है। मतलब आप अपना ही घर रेंट पर लो, उसका पर मंथ या जो भी रेंट है, आप उसके एक पोर्शन में खुद रहो, दूसरा पोर्शन किसी और को रेंट पर कर दो, वो सब लेट कहलाता है। ओके, अच्छा अब क्या हुआ, यहां से आपको इनकम आनी है। फिर कहते हैं रेंट वाज पेड क्वार्टरली इन एडवांस ऑन 1st January, rent was paid quarterly in advance 1st January, April, July and October each year. What amount should appear in the company's financial statement for the year ended 30th November 2013? अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? अच्छा अब अगर आप लोग देखें तो 1st जुलाई 2013 से रेंट क्या हो गया था, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 1st जुलाई से 30 नवंबर तक 5 मंथ, 5 मंथ इधर से आएंगे, तो बाकी 7 मंथ्स यहां से, और इन दोनों को ऐड कर लो, क्या वैल्यू आई, क्या, तो सी ऑप्शन तो गया। ओके, अब ये थी इनकम। अच्छा नेक्स्ट देखो आपके पास कब कब रिसीव कर रहे हो, अकाउंटिंग ईयर एंड हुआ 30 नवंबर, आप लोगों ने रिसीव किया होगा अक्टूबर में, लेकिन ये जो रिसीव कर रहे हो इन एडवांस, अच्छा ये क्या था, कंपनी है सबलेट पार्ट ऑफिस ऑफ एंड ईयर एंड रेंट रिसीवेबल वाज, ठीक है। और अब अक्टूबर में आपने रिसीव किया, तो आपने बेसिकली अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के लिए रिसीव किया, तो ऐसा नहीं है जैसे 1 मंथ के लिए रेंट इन एडवांस आ गया, तो 1 मंथ का कितना बनेगा हमारे पास, ये 1000, तो ये 1000 के लिए ये तो कैंसिल हो गए ना, सी को पहले ही कैंसिल कर चुके थे, तो ऑप्शन बी। ओके, अब ये सॉन्ड्रे पेएबल्स बेसिकली अपनी लायबिलिटी है ना, इसीलिए उन्होंने वो सॉन्ड्रे पेएबल लिखा हुआ है, वह रिसीवेबल तो नहीं बनता, लास्ट वाला इस वजह से कैंसिल हो सकता था कि भाई रिसीवेबल नहीं है, पेएबल्स हैं। क्लियर हो गई बात? Which of the following statements was not true? Accrual decreases profits, हाँ जी। Which of the following statement is not true? मतलब 3 ठीक है। Accrued expense आपके expenses को increase करेंगे और profits को, तो ये बात तो सही हो गई। कहते accrued income decreases profit, accrued income से क्या मुराद है, इनकम रिसीवेबल है तो इनकम को इंक्रीज करेगी, इनकम इंक्रीज तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज, इसने क्या कहा, तो यही तो गलत है और इसी को ठीक करना था। ओके, आगे बढ़ने की जरूरत है। प्री पेमेंट इज एन एसिड, हाँ सही बात है। ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू, गलत बात है। अच्छा अब यहाँ पे, अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम बी एंड डी को गलत करते हैं, इसका ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे जाकर सर ऊपर वाली स्टेटमेंट भी तो गलत ही ना, तो ये वाली बात भी तो गलत है, तो उसने यही पूछा है कि गलत कौन से वाली बात है, तो हम बी और डी को ठीक करते हैं। ओके, तो भाई बी को ही ठीक करना है, ये जरा कॉमन सेंस वाली बात होती है, और उसका आपसे कोई ताल्लुक नहीं है, आपका सेंस से ताल्लुक है लेकिन कॉमन सेंस से नहीं है, नॉन सेंस से है। 45, अब बच्चे यही सोच रहे थे को पता नहीं कौन सी सेंस। 45, a business owns two property which it rents to tenants. In the year and 31st December 16, it received rupees 270 in respect of the property 1 and 160 in respect of the property 2.
बैलेंस ऑन द रेंटल अकाउंट्स वर एज फॉलोज, प्रॉपर्टी 1 and 2 2015 and 16 आपको बैलेंसेस बता दिए। What amount should be credited to statement of profit or loss and other comprehensive income for the and 30 and for the year ended 31st December 2016 in respect of the by rental income का ही अकाउंट बनाना था, इनकम अकाउंट। अच्छा, इनकम अकाउंट में देखें पहले ओपनिंग की तरफ आ जाते हैं। अब ये आपके ओपनिंग है, ओपनिंग में देखें ओपनिंग क्रेडिट है, यहां पर आ गया 12,300। प्रॉपर्टी 2 का ओपनिंग डेबिट है, यहां पे आ गया। अब क्रेडिट होने का मतलब कि मैंने इनकम इन एडवांस रिसीव की हुई है। डेबिट से मुराद है कि इनकम रिसीवेबल, क्रेडिट से मुराद है कि ये मेरी लायबिलिटी है, डेबिट से मुराद है ये मेरा एसेट है। अब यहाँ पर ये बेसिकली उसने रिसीवेबल और अनअर्न्ड और इस किस्म की बात नहीं की, डेबिट क्रेडिट से देखना था। अच्छा, फिर यहां पर जो बच्चों ने मिस्टेक की वो ये कि जब क्लोजिंग लिखने लगे ना, देखो भाई ओपनिंग का तो पता चल गया, हर किसी ने लिख लिया होगा, है बहुत बड़े तीर मार लिए। मसला आया क्लोजिंग में, पहले बच्चा बात पिक कर गया ना, लेकिन जब वो गया क्लोजिंग में, तो जब प्रॉपर्टी 1 का क्लोजिंग लिखने लगा ना 13,400 डेबिट, तो उसने डेबिट साइड पे 13,400 लिख दिया। भाई डेबिट क्लोजिंग लिखी क्रेडिट साइड पे जाती है, ऑलराइट। तो यहां पर आप लोगों ने इसे इधर लिखना था 13,000, बस ये इधर जरा फर्क था जहां पर बच्चों ने बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की। और जो क्रेडिट क्लोजिंग है वो डेबिट साइड पे आएगी। अच्छा, यहीं से आपसे पूछ सकता है ऑप्शंस में कि ऊपर वाली चीजें ऐसे ही बता दे और आपसे पूछे कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर मैंने अपना एसेट और लायबिलिटी क्या रिकॉर्ड करना है। तो भाई जो आपकी डेबिट क्लोजिंग है, तो ये आप लोगों का जाकर एसेट ही बनेगा, और जो क्रेडिट क्लोजिंग है ये आप लोगों की लायबिलिटी जाके बनेगी। अच्छा, अब आपने अमाउंट रिसीव कितनी की, जो अमाउंट रिसीव करते हो इनकम अकाउंट डेबिट होता है या क्रेडिट होता है, तो करो क्रेडिट 278,000। तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट को क्या अमाउंट चार्ज करें जी, जी तो अकाउंट तो एक ही है ना, हाँ ठीक है, यहां पर 160 मजीद लिख दो, ओके, कैश, ये चीज। हाँ जी, अब बताएं यहां पर क्या आंसर आ रहा है, 451,600। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में एज एन इनकम 451,600, क्लियर। 46, अब ये 46 बिल्कुल ऐसे ही था जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन है, आई होप के कर लोगे, इसमें अब मसला नहीं है। 47, अब इस जैसे भी बहुत से वैसे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए एक डिफरेंट अमाउंट होती है, दूसरे पीरियड के लिए डिफरेंट अमाउंट है, हो जाएगा अब ये क्वेश्चन आप लोगों से। अच्छा, नेक्स्ट देखें, टेनेंट पे एनुअल रेंट 6,000 उसने पे किया, पेमेंट इज मेड क्वार्टरली इन एडवांस 1 जनवरी अप्रैल वगैरह पर, अभी चाहो तो फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन दिस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 अक्टूबर 2001। अब एक्रूअल प्री पेमेंट्स के बारे में बताना है। तो देखो 6,000 वो पे कर रहा है एनुअल, तो 6,000 डिवाइडेड बाय 12। अच्छा, पेमेंट किस इन एडवांस है, टेनेंट हमें पे कर रहे हैं इन एडवांस, तो हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम आएगी, हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम मतलब इनकम इन एडवांस, इनकम इन एडवांस है तो एसेट या लायबिलिटी, लायबिलिटी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाइड बाय कितनी अमाउंट के साथ, अब मेरा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है, और उसने जो लास्ट पेमेंट की होगी मुझे 1 अक्टूबर को की होगी, अक्टूबर को जो उसने पेमेंट की होगी और बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर के लिए होगी, मैं 31 अक्टूबर के लिए हूं, तो 2 मंथ्स के लिए इन एडवांस है, मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 1,000, और ये 1,000 उसकी तरफ से प्री पेमेंट, ओके। और एक्रूड इनकम क्या होती है हमारे पास, इनकम रिसीवेबल, तो ये इनकम रिसीवेबल तो ना हुई, हम ऑप्शन डी को जाके टिक कर लेंगे, ऑल राइट।
क्वेश्चन 49। अच्छा, ये भी बड़ा मजे का क्वेश्चन था। व्हाट विल बी चार्ज फॉर द इंश्योरेंस इन द कंपनी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर 2003। अब देखो हम लोग पे कब कर रहे हैं, 1 सितंबर, फिर अगले 1 सितंबर को, ठीक है। ईयर 2003, भाई हर पेमेंट 12 मंथ्स। ईयर 2003 के लिए जो हम लोगों ने 1 सितंबर को पे किया, देखो ये इंश्योरेंस प्रीमियम है तो इन एडवांस है। तो 2003 में मैंने ये 1 सितंबर को पे किया 3840। तो ये मैंने 1 सितंबर से 31 दिसंबर तक, तो ये आपके पास मंथ्स बन गए 5, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 मंथ्स। 4 मंथ्स यहां से आएंगे, तो बाकी 8 मंथ्स कहां से आएंगे, इससे ऊपर से आ जाएंगे। ये 3 का आपका एक्सपेंस बन जाएगा। ओके, 3-1। नेक्स्ट 50। X Limited rents its building to Y Limited at 31st December 2018. Y Limited owned rupees 4,500 for rent, but at 31st December 2019, he paid rupees 3,200 in advance. During the year, X Limited had received rupees 17,100 in rental from X Limited. What is rental income to be shown in profit or loss for the year ending 31st December 2019? अच्छा जी, रेंटल इनकम टोटल अमाउंट हम लोगों ने रिसीव कितनी की, ये इधर आ गई। अच्छा, यहां पर देखिए 31 दिसंबर 2019 को ही पे 3,200 इन एडवांस, तो मेरे लिए तो मेरी लाइबिलिटी होगी ना, तो 3,200 यहां पे आएगा। ये बात समझ आ गई। लेकिन जहां पे देखो ना, तो देखो कहते हैं ओन्ड 4,500 फॉर रेंट एट 31 दिसंबर, तो ये ओपनिंग बैलेंस ये कहां पर आएगा, ये 4,500 कहां पर आएगा, इनकम रिसीवेबल है। अच्छा, अब यहां पे देखो ये आपके पास प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में क्या अमाउंट चली जाएगी, 9,000। आंसर पीछे यही है। बात क्लियर। चले, अब आप लोगों के ये एमसीक्यूज कंप्लीट हो चुके हैं, आई होप के बहुत अच्छे तरीके से हो गए। इंपॉर्टेंट थे, इस वजह से हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, और इसका आई होप कि आप लोगों को बेनिफिट भी अच्छा खासा हुआ होगा। अच्छा, एग्जाम्पल नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में एक पॉइंट था कि ये जो आपने 35,000 पे किया है ना, ये 35,000 बेसिकली 25% एक्स्ट्रा है। कितना, जो प्रीवियस ईयर आप ये देखो कि प्रीवियस ईयर आपने एक्स अमाउंट पे की, ऑलराइट, इसमें ऐड कर दो 25% ऑफ एक्स, तो न्यू अमाउंट क्या बन गई, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, एक्स प्लस 25% ऑफ एक्स, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाता है, इज इक्वल टू, अब कैलकुलेटर पे जाके एक्स की वैल्यू फाइंड करो, तो ये वैल्यू आ जाती है 28,000। ऑलराइट, मैं इसको इस तरह करता हूं कि देखो भाई, अगर आप सपोज करो कि 100% मेरे पास प्रीवियस ईयर का रेंट था, उसमें 25% का इंक्रीज आया, तो वो आफ्टर इंक्रीज न्यू रेंट कितना बन गया, 120, तो वो 35,000 बेसिकली 125 के इक्वल है, मल्टीप्लाइड बाय 100, तब भी आप लोगों के पास 28,000 आ जाएगा। यह प्रीवियस ईयर का था हमारे पास। बात क्लियर। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।